हिंदी साहित्य के संसार में आपका स्वागत है। आज सुनिए साहित्य के स्तंभ भीष्म साहनी की लिखी हुई कहानी राधा अनुराधा। अगर आप हिंदी साहित्य प्रेमी हैं तो भीष्म साहनी के नाम से अपरिचित नहीं होंगे, क्योंकि वो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे मानवीय मूल्यों के हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाएगा, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे हमेशा चिर स्मरणीय रहेंगे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी राधा अनुराधा। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। हवा में गूंजती हुई आवाज़ आई, राधा। इसका मतलब है धोबी काम पर आ गया है और गली में बैठकर इस्त्री गर्म कर रहा है और उसकी बेटी राधा घरों में झाड़ू बर्तन करने के लिए जाने लगी है। अब वो हर आध पौन घंटे के बाद अपनी स्त्री के पास बैठे बैठे हाँक लगाएगा। जब 13-14 बरस की राधा एक घर का काम निपटा कर दूसरे घर की ओर रवाना हो जाएगी। पिछले 3-4 रोज़ धोबी ने हाँक नहीं लगाई थी और राधा काम पर नहीं आई थी। अकेला धोबी कपड़े इस्त्री करता रहा था। धोबी की हाँक राधा को बुलाने के लिए इतनी नहीं होती जितनी घरों में रहने वाले उन लोगों के लिए होती है जिनके यहाँ राधा काम करती है। तरह तरह के लोग मोहल्ले में बसते हैं। आवाज़ पड़ जाए तो उन्हें याद रहता है कि लड़की का बाप बाहर गली में खड़ा है। सीधी फाटक में से आ राधा, खबरदार जो दीवार कूद कर आई। श्यामा बीबी की आवाज़ है। मगर राधा राधा नहीं, अगर कोई काम सीधा कर जाए। उसे कभी किसी ने सीधा फाटक खोलकर अंदर आते नहीं देखा। हमेशा आंगन की दीवार फांद कर आती है या पड़ोस वाली की दीवार पर चलती हुई आंगन में छलांग लगाती है। किसी दिन ऐसी गिरेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं गिरूंगी, देखो तो बीबी जी कैसे चल रही हूँ, कुछ भी तो नहीं हो रहा, देखो। और वो आंगन की दीवार के ऊपर अपना संतुलन बनाए हुए एक फिल्मी गीत गुनगुनाती हुई बढ़ती जा रही है। मुझे बुढ़ा मिल गया। उतर नीचे, श्यामा चिल्लाई। किसी दिन गिरेगी तो खोपड़ी फूट जाएगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ बीबी जी कि खोपड़ी फूट जाए। खोपड़ी फोड़ना है तो किसी दूसरे की दीवार से गिरकर फोड़ना। उतर नीचे। आती हूँ। और राधा ने छलांग लगा दी। आज टेलीविज़न पर कौन सी फिल्म है बीबी जी? फिल्म है तेरा सिर। पहले काम कर, अभी शाम बहुत दूर है। आज टेलीविज़न पर मेरा सिर दिखाएंगे हैं बीबी जी? और राधा हंस दी। अगर मेरा सिर ना हुआ तो? चल अंदर काम कर, काम के वक्त नहीं बोलते। मैं बोल कहाँ नहीं हूँ बीबी जी, मैं तो हंस रही हूँ। और राधा फिर हंसी से लोटपोट होने लगी। रसोई घर के अंदर बर्तन मलते हुए गीत गुनगुनाने लगी। मुझे बुढ़ा मिल गया। काम के वक्त चुपचाप काम किया कर बीबी जी, और जो मन आए कह लो, मगर मुंह बंद करने के लिए नहीं कहो। ये तो मैं कर ही नहीं सकती। पिछले 3 दिन काम पर क्यों नहीं आई? मैं कैसे आती बीबी जी, मैं बीमार जो थी। कौन बीमार था झूठी कहीं की? ऐसे नहीं चलेगा राधा। मैंने कह दिया, अगली बार नहीं आई तो मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगी। अच्छा ज़रूर कर लेना, और जब मैं लौट कर आऊँगी तो फिर से मुझे रख लेना। और राधा हंसने लगी। चल चल, मुझे तेरी बातें अच्छी नहीं लगती। राधा को और घरों की निस्बत श्यामा बीबी के घर में काम करना पसंद है। श्यामा बीबी बिगड़ती भी है, बुरा भला भी कहती है, मगर दिल की अच्छी है। उधर श्यामा बीबी को भी राधा पसंद है। काम चुस्ती से करती है, हंसमुख है, मोहल्ले भर की खबरें सुना जाती है और चोरी चकोरी भी नहीं करती, पर है बातूनी। सारा वक्त गप्पे हाँकती है, बात बेबात पर बेवकूफ़ों की तरह हंसती रहती है। चाय पिएगी? पिला दो बीबी जी। साथ में रोटी भी दूँ? दे दो बीबी जी, राधा ने कहा और फिर हंस दी। क्यों, क्या फिर बाप ने पीट दिया था? पीटता तो रोज़ है, कल भी पीटा था, परसों भी पीटा था, आज भी पीटेगा, कल भी पीटेगा, परसों भी पीटेगा। और राधा अपनी मुहारनी पर खिलखिलाकर हंसने लगी। राधा रोटी खा चुकी थी, लेकिन श्यामा को अभी भी उसकी आंखों में भूख झांकती सी नजर आई। और रोटी दूँ? एक दे दो। सुबह कुछ खाया था? नहीं जी, कुछ नहीं खाया था, कल रात भी कुछ नहीं खाया था।
तो क्या हुआ, हम भूखे पेट सो जाते हैं, हमें कुछ नहीं होता। तुम तो सब लोग खाना साथ में लेकर आती हो। मगर बीबी जी रोटियां ही ख़त्म हो गईं तो मैं लाती कैसे? क्या मतलब? मैंने पकाई तो थी, मैंने 2 रोटियां पकाई, वो भाई लेकर स्कूल चला गया। फिर 3 रोटियां पकाईं, वो बाप लेकर काम पर चला आया। फिर 2 रोटियां पकाईं, वो माँ ने बांध लीं। फिर आटा ख़त्म। और आटा गूंथ लेती। मैं क्यों गूंथ लेती बीबी जी? जब वे देते नहीं तो मैं क्यों मांगूं? वे मुझे तुम्हारे घर भेजते ही इसीलिए हैं बीबी जी कि तुम खाने को देती हो, उन्हें खिलाना नहीं पड़ता। तू कैसी बात करती है? माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बाप बाप होता है और माँ माँ होती है और भाई भाई होता है और राधा राधा होती है। और राधा खिलखिलाकर हंसती। अच्छा अब नहीं हंसूंगी, राधा ने झट से मुंह में पल्ला ठूंसते हुए कहा। फिर दूसरे क्षण पल्ला निकाल कर बोली, बाप कसाई होता है, माँ चुड़ैल होती है और भाई गधा होता है। और वो फिर हंसने लगी। हट, ऐसा नहीं बोलते, श्यामा बीबी ने फिर से कहा और राधा ने फिर मुंह में कपड़ा ठूंस लिया। अच्छा अब उठ काम कर। आज टेलीविज़न पर कौन सी फिल्म होगी बेबी जी? आज कोई फिल्म नहीं है, सीधी घर जाना। आप बताती क्यों नहीं? आज इतवार जो है, फिल्म तो होगी ही। तू सीधी घर जाना। देखो बीबी जी, जो फिल्म होगी तो मैं देख कर जाऊँगी। घर जाती हूँ तो सबके लिए खाना मुझे बनाना पड़ता है। इधर 7 घरों का काम करती हूँ, उधर घर जाकर खाना भी बनाती हूँ। अगर फिल्म देख कर जाऊँगी तो सिर्फ पिटाई होगी, खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। खाना मिलेगा भी तो नहीं, श्यामा ने राधा के अंदाज में जोड़ा। तो क्या हुआ, मैं भूखी सो जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं होता। श्यामा चुप रही। वो जानती थी कि राधा टेलीविज़न पर फिल्म देखे बिना घर नहीं जाएगी, भले बाप चमड़ी उधेड़ दे। 10वीं फिल्मों के गाने उसे याद थे और 10वीं फिल्मों की कहानियाँ। सारा वक्त गाने गुनगुनाती फिरती थी। अनेक फिल्मों के वार्तालाप उसे कंठस्थ थे। अब जल्दी से बर्तन कर ले, अभी तेरा बाप हाँक लगाएगा। हाय बीबी जी, उसने धीरे से उठते हुए कहा, आपके घर आकर मुझे नींद क्यों आ जाती है? और किसी के घर में मुझे नींद नहीं आती। यहाँ आती हूँ तो मन करता है फर्श पर लेट कर सो जाऊँ। अभी दिन भी शुरू नहीं हुआ और मुझे नींद आने लगी। किचन के दरवाजे के पास जाकर राधा मुड़कर खड़ी हो गई। पिछले 3 दिन मालूम है बीबी जी मैं क्यों नहीं आई थी? क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने जहर खा लिया था। श्यामा को धक्का सा लगा, मगर उसे राधा की बात पर यकीन नहीं आया। बातूनी लड़की है, तरह तरह की बातें मन से गढ़ती रहती है। जहर खा लिया मगर मैं मरी ही नहीं, उसने हाथों की हथेलियां खोलते हुए कहा और हंस दी। क्या बक रही है? सच, चूहे मारने वाली गोलियां होती हैं ना, वे मैंने खा ली पर मैं मरी ही नहीं। श्यामा बीबी उसकी ओर देखती रह गई। मैंने मन ही मन कहा, जब ये लोग सुबह जाग कर देखेंगे तो मैं मरी मिलूंगी। तब माँ रोएगी, हाय मेरी लाडली मर गई। तब बाप भी रोएगा, हाय अब 70 रुपये कमा कर कौन लाएगा। राधा नकल उतारती हुई हंस दी, फिर हाथ झटक कर बोली, पर मैं मरी ही नहीं। जैसे उसका न मरना किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम न रहा हो। श्यामा अभी भी उसके चेहरे की ओर देखे जा रही थी। राधा पर हल्की हल्की जवानी फूटने लगी थी। छोटी छोटी आंखें खिंची खिंची सी थीं। पीला साधारण सा चेहरा जिस पर सारा वक्त पसीने की झीनी सी परत चढ़ी रहती थी। आंखें सदा थकी थकी बोझिल, पर रूखे रूखे चेहरे पर भी लुनाई फूटी पड़ती थी। मैंने 5 गोलियां खा ली बीबी जी। मद्रासी बाबू है ना जिसके घर में काम करती हूँ, वहाँ से उठा कर ले गई थी। मैंने गोलियां फाँक लीं और आंखें बंद करके लेट गई। मैंने सोचा सोए सोए मर जाऊंगी बीबी जी, पर थोड़ी देर में मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं क्या बताऊं। जोर से बल पड़ने लगा। मैंने झट से मुंह में कपड़ा ठूंस लिया। सभी लोग सो रहे थे। फिर जी मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लगी, जैसे पेट के अंदर आग लग गई है। तब मुझसे लेटा ही नहीं जाता था। मैं उठी और कोठरी में से भागकर बाहर आ गई। मुझे लगा जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से मेरा पेट काट रहा है, जैसे अंदर आग जल रही है। मैंने झट से मटकी में से पानी पी लिया, ढेर सा पानी, पर फिर भी जैसे पेट जलता था। आपको क्या बताऊं, जी चाहता था किसी ठंडी जगह पर जाकर पड़ रहूं। मुझसे बैठा ही नहीं जाता था। फिर जी मुझे जोर से मतली हुई और कह आ गई। 5 की 5 गोलियां सबूती की सबूती बाहर आ गई। और राधा हंस दी। इतनी मोटी मोटी गोलियां। पागल कहीं की, चल तुझे सबक मिल गया, अब जहर कभी नहीं खाएगी। चूहों को मारने के लिए तुम भी वही दवाई डालती हो ना बीबी जी? हाँ तो? हाय अब वो दवाई मत डालना, वो बहुत बुरी है। तेरे बाप को मालूम है तूने जहर खाया था? उसे कैसे बताती बीबी जी? उसे बताती तो वो और पीट देता।
तू तो सचमुच बड़ी पागल है। कोई जहर भी खाता है? ऐसी भी क्या बात है? माँ बाप बुरे हैं तो तू सदा तो उनके साथ रहेगी नहीं। 1-2 साल में तेरा ब्याह हो जाएगा, तू अपने घर चली जाएगी, इनके साथ थोड़ी बैठी रहेगी। हाय बीबी जी, ब्याह ही तो करने जा रहे थे, इसी से तो मैंने जहर खाया था। तूने तो कभी बताया ही नहीं कि तेरा ब्याह होने वाला है। क्यों, क्या तुझे लड़का पसंद नहीं था जो जहर खाया? वो लड़का कहाँ है? वो तो बूढ़ा है और बीबी जी गूंगा है, बहुत दूर गांव में रहता है। श्यामा चुप रही। ये इन लोगों के बीच रोज की कहानी है, कोई नई बात थोड़ी ही है। फिर भी उसे धोबी पर गुस्सा आया। छोटी मासूम सी लड़की को बूढ़े के हवाले कर रहा है। बात पक्की हो गई तो मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये लोग किसी दिन मेरी शादी कर देंगे, इसी से तो मैंने जहर खाया था, नहीं तो मैं जहर क्यों खाती? पर मैं मरी ही नहीं। राधा अभी भी मजाक के लहजे में बात किए जा रही थी। उसे ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है गूंगे बूढ़े के साथ तेरा ब्याह करने की? क्यों बीबी जी, जवान लड़के के साथ मेरा ब्याह करेगा तो उसे जेब में से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बूढ़े के साथ करेगा तो उल्टे उसे पैसे मिलेंगे। बस सीधी सी बात है। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, पर मैंने सुन लिया। मैं रात को जब सो जाती हूँ तो ये लोग खुसर पुसर करते हैं, मैं आंखें भींचे पड़ी रहती हूँ, इनकी सब बातें सुन लेती हूँ। वो बूढ़ा मेरठ के पास कहीं रहता है और मेरे बाप को पूरे 1700 रुपये देगा, और 200 रुपये तो मेरा बाप उससे ले भी आया है। क्या तेरे बाप की कमाई अच्छी नहीं है? अच्छी कहाँ है, 2-2.5 रुपये रोज़ कमाता है। बस बस, राधा ने सिर हिलाकर कहा। जब से कमेटी वाले इसका हथठेला उठा ले गए हैं तब से इसका काम अच्छा नहीं है। ये बात तो श्यामा को भी याद है, क्योंकि हथठेला उठा जाने पर धोबी उसके पास ही पैसे मांगने आया था। वे इसकी स्त्री और हथठेला उठा ले गए थे और इसे 60 रुपये की रकम भरने को कह गए थे, और ये भी कि वो भर नहीं पाया था। देखो बीबी जी, ये रुपए जो इससे मिलेंगे ना, इससे ये 1-2 साल अपना काम चलाएगा। इस बीच मेरा भाई बड़ा हो जाएगा और वो काम करने लगेगा। और क्या सुना तुमने? और क्या, बाप मेरी माँ से कह रहा था। इसमें शर्म की बात क्या है? जो बेटी ने अच्छे कर्म किए हैं तो वहाँ भी सुख भोगेगी, अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो जैसे हम दर दर भटक रहे हैं वो भी भटका करेगी। ये बात तो ठीक है राधा, खाता पीता किसान है तो तुझे रखेगा तो आराम से, 7-7 घरों के बर्तन तो नहीं मलने पड़ेंगे। हाय, गांव में कौन रहेगा बीबी जी? मैं तो एक दिन भी नहीं रहूँगी तो शहर में रहूँगी, वहाँ गांव में तो मैं मर जाऊँगी। मैं तो शहर में रहूँगी और आपके घर टेलीविज़न देखने आया करूँगी। तेरी कमाई खाता है तो तुझे पीटता क्यों है? मैं क्या जानूँ बीबी जी क्यों पीटता है। मेरे भाई को रोज़ दूध पीने को देते हैं, मुझे खाना भी नहीं देते। तभी नीचे से धोबी ने हाँक लगाई। राधा, आज बहुत देर हो गई है बीबी जी, आज बाप बहुत बिगड़ेगा। इस पर श्यामा बीबी को गुस्सा आ गया। बिगड़ेगा तो मेरी बला से, ये क्या तमाशा है? अभी अभी आई और अभी से तेरा बाप नीचे से चिल्लाने लगा है। 3-3 दिन काम पर नहीं आती। पर जब राधा चुपचाप किचन में बर्तन मलने लगी तो श्यामा बीबी थोड़ी देर बाद कमरे से ही बोली, बर्तन मलकर चली जा, बाकी काम दोपहर को कर लेना। मेरा और कहीं काम करने को जी नहीं चाहता बीबी जी, तो मुझे दिन भर के लिए काम पर रख लो। हैं? सच? मगर आप 70 रुपये तो दोगी नहीं। ये भी बात सच है, पर मेरा बाप 70 से कम पर मानेगा भी नहीं। ये भी बात सच है। ये भी बात सच है जी, वो भी बात सच है। और वो खिलखिलाकर हंस दी और चुन्नी से हाथ पोंछती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। 13 साल की उम्र में ही राधा ने ज़िंदगी का एक बहुमूल्य पाठ सीख लिया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाओ न खाओ, सो नहीं सो, देर से जाओ सवेरे जाओ, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूप तेज हो गई थी और वो अभी एक ही घर से निपट पाई थी। गली के सिरे पर पेड़ के नीचे मद्रासी नौकर नौकरानियों का टोला बैठा था। उन्होंने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया था। जो कोई काम से निपट कर आता यहीं आकर बैठ जाता। उनके पास से गुजरते हुए राधा ऊंची आवाज़ में बोली, गुड गुटैया वहाँ गुड डप्पू। और वो आगे बढ़ गई तो टोले के सिरे पर बैठी चेलम्मा सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। पागल है पागल। राधा ने मुड़कर फिर से कहा, गुड गुटैया वाह गुड डप्पू, और हंसते हुए मोड़ काट गई। बंगाली बाबू की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले राधा ठिठक गई। आज देर बहुत हो गई है, घरवाली काम पर निकल गई होगी, उसने सोचा। बंगाली बाबू काम पर देर से जाता है, इस वक्त अकेला घर में बैठा होगा, ये भी मुसीबत है। मालकिन के रहते चौका बर्तन कर लो तो सब काम सुबीते से हो जाता है। बंगाली बाबू उसे सीढ़ियों पर ही खड़ा तोंद खुजलाता मिला, पान चबाता मुस्कुरा रहा था। आज देर कर दी राधा, हमने सोचा आज आएगी भी या नहीं।
श्यामा बीबी के घर देर हो गई। उसने बंगाली बाबू के बगल में से दबकर निकलते हुए कहा और सीधी रसोई घर में चली गई। बंगाली बाबू ने समझा जानबूझकर देर से आई है। बंगाली बाबू सब काम धीमी सहज गति से करते थे। उनका विचार था कि इस धीमी सहज गति के कारण ही राधा के दिल में उनके प्रति प्यार पक रहा है। वो उन लोगों से अलग हैं जो नौकरानियों पर झपटते हैं, किचन में घुसे और दपोस लिया या 10 का नोट दिखाया और बाह में भर लिया। राधा थोड़ी देर तक गुनगुनाती काम करती रही और बाबू के कान उसी ओर लगे रहे। राधा जी, इधर आकर ये मेज़ साफ़ कर दे। राधा समझ गई और सिर झटक दिया और झाड़ू उठाकर बाबू के कमरे में चली गई। कल तूने झाड़ू लगाई थी? लगाई तो थी, देख कितनी मिट्टी है मेज़ पर, देख। और बंगाली बाबू ने हाथ की उंगली मेज़ पर चलाई और फिर सीधी करके राधा को दिखा दी। मेज़ पर सचमुच धूल थी। धूल बहुत उड़ती है इन दिनों, राधा ने कहा और झाड़न से मेज़ पोंछने लगी। बाबू को लड़की का सामीप्य अच्छा लगा। इसके बदन से पसीने के कारण एक प्रकार की गंध आने लगी थी जो अपने तीखेपन में भी यौवन की गंध लिए हुए थी। देख तो, टेलीफोन को भी साफ नहीं किया, चोंगा उठाकर तो देख नीचे कितनी मिट्टी है। ठहर, तुझे मैं दिखाता हूँ। दूसरे क्षण बंगाली बाबू राधा के पीछे खड़े थे। फिर दोनों हाथ राधा के कंधों पर रखकर बोले, उठा तो चोंगा, यूँ नहीं यूँ। और आगे बढ़कर उसके कंधे के ऊपर से हाथ बढ़ाया जिससे उसका गाल राधा के गाल से छू रहा था और कंधा राधा की पीठ से, और बाबू ने चोंगा उठाया। राधा मन से थकी थकी थी, बेचैन थी, उसका माथा तप रहा था। वो अपेक्षा में खड़ी रही। बाबू ने समझा मुझे बढ़ावा दे रही है, अभी साफ कर देती हूँ, लाइए। और झाड़न से राधा चोंगा और टेलीफोन पोंछने लगी। बंगाली बाबू ने दोनों हाथ फिर उसके कंधों पर रख दिए। उसकी सांस धौंकनी की तरह चलने लगी थी, पर बंगाली बाबू समझ रहा था कि इस उम्र में भी वो एक लड़की का दिल जीत रहा है। टेलीफोन साफ हो जाने पर बंगाली बाबू ने फिर से झुककर चोंगा टेलीफोन पर रख दिया और फिर से एक बार राधा के गाल के साथ अपना गाल सटा दिया। राधा बिना कुछ कहे नीचे सरक गई। राधा के मन में आया, कह दे, मैं बीबी जी को बता दूंगी, इससे बंगाली बाबू पीछे हट जाएगा, मगर इससे उसकी नौकरी रहेगी। उसने एक बार एक सरदार जी से ऐसे ही कह दिया था। दूसरे ही दिन घरवाली ने नौकरी छुड़वा दी थी। 15 रुपये का घर हाथ से निकल गया था। राधा सरक कर किचन में जा चुकी थी। तभी नीचे से उसके बाप की आवाज़ सुनाई दी, राधा। और राधा सीढ़ियों की ओर लपकी। अभी से जा रही है? अभी तो तुमने बर्तन भी साफ़ नहीं किए। 2 बर्तन रह गए हैं, दोपहर को आकर मल दूंगी जब बीबी जी आ जाएंगी। और वो सीढ़ियों पर जा पहुंची। ऐसे मौक़ों पर बाप का आवाज़ लगाना उसे अच्छा लगता था, और सच तो ये था कि धोबी घर घर की टोह रखता था। आवाज़ लगाता ही इसीलिए था कि घर मालिक को भान हो जाए कि राधा का बाप नीचे खड़ा है। राधा का ब्याह कर देने के पीछे भी एक तरह से यही कारण था। कोई ना कोई मोहल्ले का आदमी या संबंधी धोबी को आए दिन चेतावनी देता रहता था, इसका काम छुड़वा दे। काम छुड़वा दूँ तो खाऊं कहाँ से? पूरे 70 रुपये कमा कर लाती है। अगर किसी दिन इसे पेट हो गया तो क्या करेगा? तो क्या करूं? इसके हाथ रंके से चलता कर, जैसे भी हो इसे चलता कर। देखता नहीं जमाना किधर जा रहा है? पैसे कहाँ से लाऊं? इसकी भी कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। और तरकीब सचमुच निकल आई थी। बंगाली बाबू के घर से निकलकर राधा सिंधी व्यापारियों के घर की ओर चल दी। उस घर में इस वक्त जाने में कोई जोखिम नहीं था। यहाँ बंगाली बाबू के हाथ से निकल भागना मुश्किल नहीं था, पर वहाँ दयाराम रसोईया पकड़ लेता था और उसके चंगुल से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता था। सिंधी व्यापारी, उसकी पत्नी और बेटी खाना खा चुकने के बाद एयर कंडीशनर वाले कमरे में सोने के लिए चले जाते थे और दोपहर भर वहीं पड़े रहते थे। एक बार भी बाहर नहीं निकलते थे और उन तक बाहर की आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए सिंधी व्यापारी के घर दोपहर के भोजन से पहले पहुंचना ज़रूरी था, वैसे ही जैसे बंगाली बाबू के घर सुबह नाश्ते के पहले। सिंधी व्यापारी के घर से निपट चुकने के बाद उसे माँ जी के घर जाना था, जहाँ बूढ़ी विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। फिर वहाँ से डॉक्टर साहब के घर, और फिर दोपहर के खाने के बाद दोबारा दिन के बर्तन साफ़ करने के लिए इन्हीं लोगों के घर फिर से जाना होता था। ढलती दोपहर तक ये चक्कर रहता था। उस दिन शाम को राधा श्यामा बीबी के घर टेलीविज़न देखने नहीं गई। श्यामा बीबी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन राधा काम पर भी नहीं आई। श्यामा बीबी को खींच उठी और उसने धोबी से पूछा, तो धोबी ने टालने के से स्वर में कहा, अभी आती होगी, यहीं कहीं होगी। जब दोपहर तक नहीं आई तो धोबी ने कहा,
मैं क्या जानूँ बीबी जी, घर से तो चली आई थी। न जाने किधर बैठ गई, मैं देखता हूँ, मिल गई तो भेजता हूँ। पर दोपहर ढल गई, राधा नहीं आई। धोबी जरूर कुछ छिपा रहा है, वरना अगर राधा आई होती तो बार बार उसका नाम लेकर पुकारता। पुकार नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वो काम पर नहीं आई। श्यामा बीबी बड़बड़ाई, लेकिन फिर जैसे तैसे अपना काम निभा लिया। राधा दूसरे दिन भी नहीं आई और दूसरे दिन धोबी स्वयं भी नहीं आया। श्यामा बीबी का माथा ठनका, कहीं कोई जरूर भेद की बात है। हो ना हो ये राधा का ब्याह कर रहा है। राधा शायद ठीक ही कह रही थी कि किसी गूंगे बूढ़े के साथ उसका ब्याह पक्का हो गया है, मगर क्या मालूम कोई और ही बात हो। जब तीसरे दिन और चौथे दिन और फिर पांचवें दिन भी धोबी नहीं आया और राधा भी कहीं नज़र नहीं आई, तो श्यामा बीबी ने घर की सफाई और बर्तनों के लिए एक मद्रासी औरत को रख लिया। दो एक बार श्यामा बीबी को ख्याल आया, कहीं कोई और बात तो नहीं है, कहीं उसने फिर जहर न खा लिया हो। पर धीरे धीरे उसका ध्यान राधा पर से हटने लगा। फिर एक दिन धोबी काम पर आ गया। गली में बैठा स्त्री सुलगा रहा था। जब श्यामा बीबी ने उसे देखा, श्यामा बीबी सीधी उसके पास चली आई। कहो धोबी, राधा का ब्याह कराए? क्या बीबी जी, किसका ब्याह? श्यामा बीबी झिझक गई, कुछ फीकी सी भी पड़ गई कि बिना कुछ जाने समझे बात कह दी। राधा कहाँ है? कितने दिनों से काम पर नहीं आई? इस पर धोबी बोला, 2-4 दिन में काम पर आने लगेगी बीबी जी। और धोबी स्त्री सुलगाने में जुट गया। ठीक ठीक बताओ धोबी, आएगी या नहीं? उसे नहीं आना हो तो मैं कोई और दूसरा इंतजाम कर लूँ। आएगी आएगी। कब आएगी? इस पर धोबी फट पड़ा। अब बीबी जी मैं उसके दिल की क्या जानूँ? हरामजादी ने कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, कहीं निकल गई है। जानूँ तो बहन के पास मथुरा गई है, जानूँ तो यहीं लक्ष्मीबाई नगर में गई है, जहाँ उसकी दूसरी बहन रहती है। कुछ बतला कर तो गई नहीं। जब आएगी तो मैं उसे भेज दूँगा। श्यामा बीबी चली आई। ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ होगी। ये लड़कियां बातें करने में बड़ी सीधी होती हैं, लेकिन घाट घाट का पानी पिए होती हैं। क्या मालूम क्या करतूत कर बैठी है। फिर एक दिन शाम के वक्त श्यामा बीबी हाथ में बुनाई का काम लिए टेलीविज़न के सामने बैठी ही थी कि क्या देखती है कि दरवाजे के बीचों बीच राधा खड़ी है। अरे तू कहाँ से आ गई? श्यामा बीबी ने हैरान होकर कहा। फिर राधा को सिर से पैर तक देखकर हंसने लगी। अरे वाह, तू कैसी बनठन कर आई है। मेरी शादी जो हो गई है बीबी जी। शादी हो गई है? किसके साथ? गूंगे के साथ? नहीं तो। राधा मुस्कुराने लगी। तेरे माँ बाप को मालूम है? उन्हें कैसे मालूम होगा, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इस पर श्यामा डर सी गई और झट से उठकर सीढ़ियों वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। छिप कर आई है? पगली, तू किसी दिन खुद भी मरेगी और मुझे भी परेशान करेगी। तेरा बाप बाहर गली में बैठा है, उसने तुझे देख लिया तो? वो कैसे देखेगा, मैं तो उसके पास से निकल कर आई हूँ। तुम्हें किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा सच बीबी जी, राधा ने चहक कर कहा। श्यामा बीबी की नज़र उसके कानों में पड़े सस्ते झूमरों पर गई, भड़कीली साड़ी पर गई। ये साड़ी कहाँ से मिली? उन्होंने दी है। राधा ठहाका मारकर हंसने लगी। बड़ी आई सुहागिन, उन्होंने करने लगी है। कब शादी की थी? राधा सचमुच दुल्हनों की तरह सकुचा गई। उसकी आंखें पहली की भांति बंद बंद बोझिल बोझिल सी थीं, माथा तपा हुआ जैसे सदा रहता था। बड़ी सुंदर लग रही है राधा, सच। मैं तो सुंदर हूँ ही नहीं, मैं कैसे सुंदर लग सकती हूँ? नहीं, बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छी कहो ना, सुंदर तो ना कहो। श्यामा बीबी उठकर गई और तश्तरी में थोड़ी सी चीनी डालकर ले आई। ले मुंह मीठा कर, मेरे घर में ब्याह करके आई है। राधा हंसती और चुटकी भर चीनी मुंह में डाल ली, पर उसी से न जाने कैसे श्यामा बीबी ने भाप लिया कि राधा भूखी है। कुछ खाएगी? नहीं बीबी जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। इससे श्यामा बीबी का संशय और भी पक्का हो गया। वो उठकर गई और 2-3 स्लाइस और थोड़ा सा अचार उठा लाई। राधा ने उन्हें हाथ में लिया और देखते देखते हड़प कर गई। किससे ब्याह हुआ है तेरा? इधर पीछे थोड़ी दूर लड़कों का हॉस्टल है ना, उसमें काम करते हैं। श्यामा फिर हंसती और उसके चेहरे की ओर देखती रही। वहाँ हॉस्टल में औरतों को नहीं रहने देते। वो अपने ब्याह की कहानी सुनाने के लिए बेताब थी। पता है बीबी जी मैं कैसे भागी थी? तू घर से भाग गई थी? मैं आप ही के घर से तो भागी थी। राधा फिर से चहकने लगी। वे पहले से साइकिल लिए आप ही के घर के बाहर खड़े थे। बस मैं चुपके से उनके पीछे बैठ गई और मुझे सीधा हॉस्टल में ले गए। तेरा बाप कहाँ पर था? वो तो पिछली गली में था, मैं तो सामने वाली गली में से निकल गई थी। उसे कैसे पता चलता? वहाँ कहाँ पर रहती है? तेरे आदमी को क्वार्टर मिला है?
छिपकर ही तो वहाँ रहती हूँ, राधा ने चहक कर कहा, जैसे कोई फिल्मी कहानी सुना रही हो। हॉस्टल के पास जब हम पहुँचे तो मैं साइकिल पर से कूदकर एक पेड़ के पीछे दुबक कर खड़ी हो गई। वे साइकिल लेकर सीधे अंदर चले गए। फिर जब लौट कर आए और पिछवाड़े की तरफ से अंदर जाने का रास्ता बता दिया। पिछला दरवाज़ा वे पहले से खोल कर आए थे बस। और राधा घुड़क घुड़क कर हंसने लगी। वहाँ पर भी किसी को नहीं मालूम हुआ, राधा कहती गई। पता कैसे चलता, मैं दिन भर वहाँ छिपी जो रहती हूँ। पता है बीबी जी, बूढ़ा चौकीदार रात को वहाँ चक्कर लगाने आता है। 10 बजे बत्ती बुझाने से पहले राउंड लगाता है और एक एक कमरे में झांक झांक कर देखता है, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आता। मैं दबक कर एक कोने में बैठी रहती हूँ। किसी दिन पकड़ी जाएगी पगली। पकड़ी जाऊँगी तो पकड़ी जाऊँगी, राधा ने सदा की तरह हाथ चमका कर कहा। दिन को क्या करती है? वो तो काम पर चला जाता होगा। बस छिपी बैठी रहती हूँ कमरे में, बोलती भी नहीं। शादी कब की? 5-6 दिन हुए। तू इसे पहले से जानती थी? हाँ, इधर ही तो काम करते थे। मेरे बाप से कपड़े इस्त्री करवाने भी तो आते थे। श्यामा मुस्कुरा दी। कहाँ शादी करवाई थी? मंदिर में। फिर अपने आप ही बोली, हॉस्टल के पीछे मंदिर है ना, वहाँ करवाई थी। फिर श्यामा को अपनी ओर संशय की नज़र से देखते पाकर बोली, हमारी कोठरी के पीछे जो बरामदा है ना बीबी जी, वहाँ आले में भगवान जी की मूर्ति रखी है। उसी के सामने हम दोनों खड़े हो गए और ब्याह करवा लिया। पंडित कोई नहीं था? पंडित किस लिए बीबी जी? हम दोनों ने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर ब्याह करवा लिया। अनुराधा फिल्म में भी तो ऐसे ही हुआ था, आपको याद नहीं? टेलीविज़न पर आप ही के घर में तो देखी थी, बस वैसे ही हमने भी ब्याह करवा लिया। तू पागल ही रहेगी, ऐसे भी कोई ब्याह होता है? श्यामा बीबी ने कहा और उसकी ओर देखती रह गई। रोज़ दिन भर वहाँ छिपी रहा करेगी? पहले 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, मगर कल मैं बहुत थक गई थी। मुझे तो भूल ही गया था कि दिन कौन सा है। आज सुबह जब उन्होंने बताया कि इतवार है तो मैंने कहा आज तो मैं बीबी जी के घर ज़रूर जाऊंगी, फिल्म देखूंगी। आज कौन सी फिल्म है बीबी जी? श्यामा को कहते ना बना कि कौन सी फिल्म है। किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? देख कैसे लेगा बीबी जी, मैंने घूंघट जो काढ़ रखा था। मैं तो बाप के पास से निकल कर आई हूँ। मैंने घूंघट काढ़ लिया और दीवार के साथ साथ चली आई। ऐसे कपड़ों में उसने मुझे कभी देखा ही नहीं। तेरे बाप को पता चल गया तो? अभी तक उसे कुछ भी नहीं मालूम, राधा चहक कर बोली। पता है बीबी जी, वो जो मेरा घरवाला है ना, वो रोज़ 2 कपड़े इस्त्री करवाने के लिए मेरे बाप के पास ले आता है और बातों बातों में सब कुछ पूछ लेता है। राधा घुड़क कर हंसी। क्या पूछ लेता है? कि बाप ने पुलिस में खबर कर दी है या नहीं, कि मेरी खोज कर रहा है या नहीं। पुलिस को अभी तक खबर नहीं दी है। ये अच्छी बात है ना बीबी जी? तू रहेगी कहाँ? ये ब्याह कोई ब्याह नहीं हुआ। नैनीताल के पास इनके माँ बाप रहते हैं, वे वहाँ जाएंगे। तुझे भी साथ लेकर जाएगा? हाँ। अगर इसके माँ बाप ने नहीं माना तो क्या बीबी जी, मैं लौट आऊँगी? उसे छोड़ देगी? मैं क्यों छोड़ूंगी, पर अगर वे छोड़ेंगे तो मैं चली आऊँगी। तेरी जात का है? नहीं, हमारी जात के नहीं, वे गढ़वाली हैं। पगली, तुम्हें ऐसी शादी करवाने की क्या ज़रूरत थी? वो तुम्हें छोड़ गया तो? वे ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, राधा हंसती। वे तो बहुत अच्छे हैं, पर सभी तो अच्छे नहीं होते। इस पर राधा सिर झटक कर बोली, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर क्या हुआ? मैं फिर से कहीं बर्तन पोछा करने लगूंगी। इस वक्त वो कहाँ पर है? वे 10 बजे मुझे लेने आएंगे। कहाँ लेने आएंगे? श्यामा ने हंसकर आएंगे शब्द पर बल देते हुए पूछा। आपके घर की सीढ़ियों पर मैं बैठी मिलूंगी। वे साइकिल पर आएंगे और मैं झट से साइकिल पर उनके पीछे बैठ जाऊंगी। पर श्यामा को ये सुझाव पसंद नहीं आया। ये मामला गड़बड़ है और जोखिम का काम है। किसी को पता चल गया तो 10 आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे। आजकल किसी का कोई एतबार नहीं। भागी हुई लड़की, बाप बाहर गली में बैठा है, मैं क्या जानूँ कौन है कौन नहीं है। जो जो श्यामा सोचती जाती उसकी घबराहट बढ़ती जाती, उसका डर बढ़ता जाता कि उसके लिए कोई पचड़ा न खड़ा हो जाए। और राधा उसकी नज़रों में दूर होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो उसे अजनबी लगने लगी थी। अपनी आवाज़ को संयत करते हुए श्यामा बोली, ये ठीक नहीं है राधा, तू यहाँ से चली जा। जब तेरा ब्याह पक्का हो जाए तो ज़रूर आ जाया करना। घर तेरा ही है, पर इधर कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाए, तुझे बैठा देख ले और नीचे जाकर धोबी को बता दे, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तू अब जा, और जब तक तेरा ब्याह पक्का नहीं हो जाए और तेरे माँ बाप को खबर नहीं हो जाए, मेरे घर नहीं आना। पर मैं तो फिल्म देखने आई हूँ। नहीं राधा, तू जा। पर फिल्म देखे बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो वहाँ से फिल्म देखने के लिए ही आई हूँ। राधा बच्चों की तरह जिद करने लगी।
पर श्यामा की आवाज़ में तीखापन आ गया। नहीं नहीं, कोई फिल्म विल्म नहीं, तू जा यहाँ से। पर बीबी जी, वे तो 10 बजे आएंगे। मैं 10 बजे तक क्या करूँगी? नहीं नहीं, तू जा, बस यही ठीक है, श्यामा ने अधिक घबरा कर कहा। वो जैसे तैसे उसे घर से चलता करना चाहती थी। राधा ठिठक गई, श्यामा की ओर देखा और फैली आंखों से देर तक देखती रही, फिर उठ खड़ी हुई। अच्छा बीबी जी, मैं जाऊंगी। मगर जाएगी कैसे? बेशक रात हो जाने दे, फिर चली जाना। ओ नहीं बीबी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। राधा कुछ देर तक ठिठकी खड़ी रही, फिर उठ खड़ी हुई और जिन कदमों ऊपर आई थी उन्हीं कदमों नीचे उतर गई। श्यामा ने लपक कर बाहर खिड़की में से देखा। राधा ने घूंघट काढ़ लिया था और धीरे धीरे चलती हुई ऐन धोबी के पास से होती हुई आगे बढ़ गई और फिर बाएं हाथ को मोड़ काट कर आंखों से ओझल हो गई। श्यामा बीबी कुर्सी पर आ बैठी और थोड़ी ही देर बाद स्वभावानुसार दुविधा में डोलने लगी। क्यों ना उसे बैठा रहने दिया? यहाँ उसे कौन देखने आता? बाहर अभी अंधेरा भी नहीं हुआ। पर फिर सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, ठीक ही हुआ जो चली गई। कोई बखेड़ा उठ खड़ा होता तो ये बात छिपी थोड़ी रहेगी। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी जी की लिखी हुई कहानी राधा अनुराधा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हिंदी साहित्य की अमूल्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।